जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 में लाया हूं। इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आज मैं 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। दोस्तों, 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से लेकर 10 का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं और उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। दोस्तों, यदि आप लोग देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा वहां पर। और यदि आप लोग इससे पहले वाले एडिटोरिया का फर्स्ट बुक भी आई थी, उसका भी पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, 1 से 15 प्रैक्टिस सेट का। यदि उसे भी आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका ही प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ, उसे भी देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। दोस्तों, जीके जीएस को और मजबूत करें। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में क्या दिया हुआ, इसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। और जीके जीएस हर एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, तो ये मत सोचें कि ये बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट है तो केवल बीएसएससी इंटर लेवल में ही आएगा। नहीं, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएससी इंटर लेवल हो या बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर का हो या बीपीएससी का हो या पुलिस का हो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, खासकर पुलिस के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जरूर से जरूर देखें दोस्तों। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जीके जीएस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और रेलवे हो या यूपी में कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस जीके जीएस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अपने जीके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं सुन करके। तो आप ऐसा ना समझें कि मैं केवल बीएसएससी इंटर लेवल का ही तैयारी कर रहा हूँ, का ही जीके जीएस लाया हूँ, या किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आज हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो भारतीय क्षेत्र में खाड़ी कौन नहीं है? कच्छ की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में है, कांबे की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में है, और मन्नार की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में है। अकाबा की खाड़ी है जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अकाबा की खाड़ी है जो लाल सागर के उत्तरी भाग में स्थित है। लाल सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और अरब के मुख्य भूमि के पश्चिम में पड़ता है ये अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी से लगने वाला देश कौन है? मिस्र है, इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्न में से 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश इसमें से कौन है? तो जल्दी देखें, सूडान, घाना और बेनिन, ये सभी अफ्रीकी देश हैं। ये सभी क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। अफ्रीकी महाद्वीप का प्रमुख देश है सूडान, बेनिन और घाना, जबकि बुल्गारिया है जो यूरोपीय देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बुल्गारिया क्या है? यूरोपीय देश है। बुल्गारिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है दोस्तों। यह उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया से, और दक्षिण में ग्रीस एवं तुर्की से, तथा पूर्व में काला सागर से घिरा हुआ है बुल्गारिया। बुल्गारिया है जो उत्तर में किससे? रोमानिया से, पश्चिम में सर्बिया एवं मैसेडोनिया से, दक्षिण में ग्रीस एवं तुर्की से, और पूर्व में काला सागर से घिरा हुआ है बुल्गारिया। ठीक है, तो बुल्गारिया हो गया। बुल्गारिया की राजधानी आपसे पूछ लिया क्या है? तो सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। तो ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया यूरोपियन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया थर्ड नंबर प्रश्न में, थर्ड में दिया गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष का आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? देश का कुल वन और वृक्ष का आवरण क्षेत्र है जो कितना है 2021 के अनुसार? तो 2021 के अनुसार कुल वृक्ष, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 24.62% है। कितना? 24.62%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कुल वन आवरण केवल पूछा जाए, यदि कुल वन आवरण आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? और कुल वन आवरण आपसे पूछे तो क्या आंसर होगा? तो कुल वन आवरण 21 पॉइंट कितना है? 71% है। 21.71% है कुल वन, केवल वन आवरण पूछे आपसे, वन आवरण। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो 21.71% होगा। 21.71% होगा। यदि आपसे वृक्ष आवरण, केवल वृक्ष आवरण पूछे तो इसका कितना परसेंटेज होगा? तो 2.9%। 2.9% हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण केवल कितना होगा? 2.91%। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो
62%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 24 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बिहार की साक्षरता दर देखें तो कितनी है, 61.8%। 61.8% बिहार की साक्षरता दर है 2011 के साक्षरता के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि 2011 के साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर देखें तो कितना है, पुरुष साक्षरता दर 71.8% है, 71.2%, 71.20% है। आपसे यदि बिहार का पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 71.20% है, और यदि आपसे बिहार के महिला साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 51.50% है, 51.50% है महिला साक्षरता दर। तो हमसे पूछा है पूरे बिहार का महिला और पुरुष दोनों मिलाकर कितना है, तो 61.8%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 में दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम में चेन्नई में, जो तमिलनाडु क्षेत्र है चेन्नई, उस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, चेन्नई का क्षेत्र में, ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी यानी लौटते ही मानसून में होती है। चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा लौटते ही मानसून में होती है, जो बरसात के समय में होती है, सॉरी शरद मौसम के समय में होती है। जो ठंडी का मौसम होता है उस समय नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में यहाँ पर काफी वर्षा होती है चेन्नई में, ठीक है, लौटती हुई मानसून जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून में चेन्नई में काफी कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में। मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। मसानजोर जल विद्युत परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है। मसानजोर जल विद्युत परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मसानजोर जल विद्युत परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो झारखंड राज्य के दुमका के पास स्थित है। कहाँ पर, झारखंड राज्य के दुमका के पास स्थित है। यह जल विद्युत बांध है जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, कनाडा बांध भी। मयूराक्षी पर मसानजोर बांध 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था मसानजोर जल विद्युत परियोजना, कब, तो 1955 में बनाया गया था। यदि इससे देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मयूराक्षी नदी पर है मसानजोर जल विद्युत परियोजना, मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है किस स्थान पर, तो चुंबकीय भूमध्य पर। चुंबकीय भूमध्य पर जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षैतिज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न की ओर। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति निहित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1 और 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। केवल 1 और 2 को यह शक्ति प्रदान है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के जो रीट जारी कर सकते हैं वो कितने कौन से अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय 26 के तहत। उच्च न्यायालय कितने, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। और इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं, रीट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें और कैद करने की वजह बताएं। तो हमसे पूछा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे मैं काफी डिटेल कर सकता हूं। मैं इसे हर ऑप्शन का मैं इसका डिटेल बना सकता हूं, परंतु मैं नहीं कर पा रहा हूं इसलिए कि ज्यादा लंबा वीडियो होगा। इसे लंबा वीडियो नहीं बनाने के चक्कर में मैं ऐसा कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो कौन से विधान, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान दिए गए हैं कि किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। लेकिन कुछ विधानसभा में 60 से कम है। सिक्किम जैसे 40 है, जैसे कुछ में क्या है 40 है। तो इस प्रकार अपवाद में भी कुछ है, लेकिन कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 70, अनुच्छेद 170 के तहत यह प्रावधान दिया।
अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक एवं 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। परंतु कुछ राज्य अपवाद है, जैसे मिजोरम और आपको सिक्किम, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटों की संख्या विधानसभा में कितनी है, 40 है। तो कुछ राज्य अपवाद हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न की ओर दिया है 10 में कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया था। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2004 में आया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अलग कर दिया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस अनुच्छेद के तहत लाया गया है, अनुच्छेद 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के क के तहत, जनजाति आयोग कब, तो अनुच्छेद 338 के क के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग लाया गया था। ये 2 नए आयोग बनाए गए थे दोस्तों, और वर्ष 2004 में 4 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया था। संविधान संशोधन की क्रम था 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, लेकिन यह आया कब था, अस्तित्व में कब आया था, 2004 से अस्तित्व में आया था। तो इस आयोग के एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य के रूप में चुना जाएगा, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इनके सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो हमसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2004 में अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि इसी प्रकार आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट उपलब्ध होंगे, वहां भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप वहां जाएं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो घटना चक्र बुक में पूछे गए हैं, वो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। वो सारे प्रश्न में इस वीडियो के चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। यदि आप लोग देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप लोग की जो तैयारी है और मजबूत होगा दोस्तों, और आपके नंबर में जरूर से जरूर 2 से 4 नंबर बढ़ने की उम्मीद होगी। आप लोग जब ध्यान से देखते हैं तो कम से कम 2 से 4 नंबर और बढ़ेंगे दोस्तों। एक बार आप रिवाइज करते हैं, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार बढ़ने की गुंजाइश है। इसलिए आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसे जाकर देखें, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी प्रकार यदि भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तीनों इतिहास का मैं प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया हूँ, आप लोग जाकर उसे पढ़ सकते हैं। और वो भी चैप्टर वाइज है दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं इसके एग्जामों में या पूछने की संभावना है, सारे प्रश्न मैं कवर किया हूँ, और मुझे विश्वास है कि उससे भी आपका पढ़ने के बाद आपका कुछ न कुछ नंबर बढ़ेगा। कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ने की गुंजाइश होगी दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट में। तो उसे जाकर जरूर से जरूर देखें दोस्तों, और देखने के बाद प्रैक्टिस सेट बनाएं तो आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगी दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए पुनः भेजने के लिए अधिकार दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया है, तो यह अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 12th नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यदि ये देखें क्लासिक भाषा का दर्जा किसे दिया गया है, तो क्लासिक भाषा का दर्जा आपको तमिल भाषा है, उसे क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तमिल को दिया गया है क्लासिक भाषा का दर्जा। यदि हम देखें भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में कितने भाषाओं को दर्जा दिया गया, तो 6 भाषा। शास्त्रीय भाषा या क्लासिक भाषा के रूप में अभी कितने भाषा को मान्यता प्राप्त मिली है, तो 6 भाषा को क्लासिक भाषा का मान्यता प्राप्त मिली है। उसमें से तमिल को 2004 में मिली है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में,
कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में। ये 6 भाषा है। प्रथम क्लासिक भाषा कहा जाए तो तमिल है। उसके बाद 6 कौन कौन है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसी। ये 6 भाषा को क्लासिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कौन से अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? दूसरे जरिए देखें, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह अनुच्छेद 129 के तहत, 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसकी वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 129 के तहत इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय होगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न की ओर 40 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। तो हमसे पूछा है कौन नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग? तो लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, परंतु लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन 55 के अधीन दिया गया है दोस्तों। किसके तहत? 55 के अधीन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यही नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के जो गैर निर्वाचित होता है राज्यसभा में वो भी भाग नहीं लेते हैं, गैर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न क्यों इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगराजन समिति से संबंधित है? तो रंगराजन समिति से संबंधित कौन सा विकल्प है? तो भुगतान संतुलन है जो रंगराजन समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रंगराजन समिति से संबंधित कौन है? भुगतान संतुलन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी किससे संबंधित है? तो अरविंद सुब्रमण्यम का संबंध है जीएसटी से। जीएसटी का संबंध अरविंद सुब्रमण्यम का है। और हमसे प्रश्न पूछा रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। कुछ प्रमुख समितियों का नाम मैं बताता हूँ दोस्तों, जो काफी प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। जैसे कि स्वामीनाथन समिति देखें तो किसके लिए है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए है स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नियंत्रण के लिए है स्वामीनाथन समिति। ठीक है, गोस्वामी समिति देखे तो औद्योगिक रुगनता के लिए है। क्या है? गोस्वामी समिति। सब काफी इंपॉर्टेंट समितियां हैं। खुसरो समिति देखे दोस्तों, कृषि साख के लिए संबंधित। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। भूरेवाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित है, भूरेवाल समिति। और यदि इसमें देखें जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रमन किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है जानकी रमन समिति। ठीक है, और सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सत्यम समिति किससे है? वस्त्र नीति से संबंधित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थे जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना है कैसे की जाएगी? तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? साख को नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्थान के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। तो कौन सा कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक को? साख का सृजन करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख का सृजन करना, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यदि इसे देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 80 नंबर प्रश्न में दिया गया दोस्तों, इसमें 1 माइक्रोन
किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? यदि ये देखें तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन के बराबर। 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रोन के बराबर होता है। यदि 10⁻⁹ को क्या बोलेंगे? तो नैनोमीटर बोलते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। और 10⁻12 मीटर को -12 को क्या बोलेंगे? तो पिकोमीटर बोलते हैं 10⁻12 को। और 10⁻15 को बोलते हैं फेम्टोमीटर। 10⁻15 को फेम्टोमीटर। और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 10 प्रश्न 19 प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 19 में दिया गया है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो कौन है जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसमें सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन उर्वरक है। कैल्शियम साइनामाइड क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। और यूरिया भी नाइट्रोजन उर्वरक है। इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है 19 का। 20 नंबर प्रश्न को चलते हैं। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इसका जो अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनने होते हैं। द्विआवेशित युक्त हीलियम आयन होते हैं। इसका द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन के परमाणु के मात्रा के 4 गुनी होती है, अल्फा कण की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? अभिविन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है पायरुविक अम्ल, पायरुविक या पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए किसमें विघटन होता है? पायरुवेट। तो यह है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट टूटकर CO2 जल और ऊर्जा देता है। क्या देता है? CO2 जल और ऊर्जा देता है। यदि आपसे माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में पूछे किसने किया था, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था दोस्तों। 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, परंतु बेंडा ने इसका नामकरण दिया था। बेंडा ने इसका नाम दिया था माइक्रोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी है किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? यदि इसे देखें तो पैडोलॉजी है जो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, पैडोलॉजी कहा जाता है। मृदा एक भौतिक घटक है जिसमें हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? तो वास्तविक मछली कौन सा है ये दिया गया है। तो वास्तविक मछली देखें तो कैट फिश है जो इसमें वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कैट फिश क्या है? वास्तविक मछली है। कैट फिश वास्तविक मछली है। और इसमें जब देखें रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। रजत मीन क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। क्रेफिश क्या है? कड़े खोल वाला जानवर है। जबकि जेलीफिश केसरूकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। तो कैटफिश वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 25 में दिया गया दोस्तों कि 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है एक पादप कली है। तो पादप कली क्या कौन है? 25 नंबर प्रश्न में पादप कली है। क्या है पादप कली? तो एक भूर्णीय टहनी होता है पादप कली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पादप कली जो होता है एक भूर्णीय टहनी होता है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रहोर को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कच्छ एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। तो पादप कली क्या है? तो पादप कली एक भूर्णीय टहनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न की ओर। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन
कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन की रिक्तिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भोजन की रिक्तिका में अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोशिका की सतह के अस्थायी अंगुलियों जैसे विस्तार का उपयोग करते हुए अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा भोजन ग्रहण करता है और रिक्तिका के भीतर जटिल यौगिक को सरल यौगिक में तोड़ देता है। ठीक है, और बाद में साइटोप्लाज्मा में फैल जाती है। और अस्थायी अंगुलियों जैसी विस्तार को ऑस्टियोपोडिया कहा जाता है, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। भोजन की रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन की रिक्तिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न की ओर इसमें दिया गया है, लाल कथन दिया हुआ, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? कहा गया लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश के तरंगधर से कम होता है। तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंगधर है जो बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। हमसे पूछा कौन सही है, तो लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश के तरंगधर से ज्यादा होता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लाल प्रकाश का जो तरंगधर है बैंगनी प्रकाश के तरंगधर से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तरंगधर के रूप में बताया तो सबसे ज्यादा तरंगधर लाल प्रकाश का होता है, उसके बाद नीला प्रकाश का होता है, उसके बाद पीला प्रकाश का होता है, उसके बाद हरा होता है, आसमानी होता है, नीला होता है और सबसे कम बैंगनी प्रकाश का तरंगधर सबसे कम होता है। तो इसमें कौन कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 27 से 28 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? एक आर्गन बराबर 10⁻⁷ जूल होता है, ये सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल, सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁹ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁹ जूल, ये भी सही है, ये भी सही है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, ये भी सही है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। और एक किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁴ जूल होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से सभी का सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं? एसी वोल्टेज का, इसका कार्य क्या है ट्रांसफार्मर का? तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ट्रांसफार्मर है जो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग है जो आपको ध्वनि तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संरचना की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का नियतांक है। जी एक नियतांक है जिसका मान होता है, तो जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है। 10⁻⁻11 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें देखें, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो यदि तालाब में के शांत जल में यदि पत्थर फेंकते हैं तो जल में उठने वाली लहर क्या होगा? वो अनुदैर्घ्य भी होगा और अनुप्रस्थ भी होगा। वो दोनों प्रकार की माध्यमों को उत्पन्न करती है, अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य भी और अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य भी और अनुदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही आंसर है। दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जल की सतह पर उत्पन्न विक्षोभ के कारण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग की संरचना की दिशा में लंबवत होती है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होती है? लंबवत होती है। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण है जो समानांतर होती है। तरंग संरचना की दिशा क्या होती है? समानांतर होती है। प्रकाश की तरंगे जो विद्युत चुंबकीय प्रकृति के अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। जबकि ध्वनि तरंग क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। और शांत जल में यदि हम जो फेंकते हैं पत्थर, उससे जो तरंग बनते हैं वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो ध्वनि की चाल न्यूनतम अल्कोहल में सबसे कम होता है। ध्वनि की चाल सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें? अल्कोहल में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अल्कोहल में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। सबसे अधिक यदि पूछे आपसे ध्वनि की चाल किसमें होती है? कांच में सबसे अधिक, इनमें से कांच में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, इनमें से कांच में होती है सबसे अधिक। शराब में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 1210 होता है ध्वनि की चाल, मीटर पर सेकंड होता है शराब में, यानी अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1210।
पारा में ध्वनि की चाल 1450 होता है दोस्तों। पारा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1450 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1286 मीटर पर सेकेंड और कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम है अल्कोहल में, सबसे अधिक इन चारों में से कांच में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 34 नंबर में निम्नलिखित में से कौन विषम को पहचानिए? निम्न रंगों को विषम को पहचानिए। तो इन रंगों में कौन अलग है? लाल है, हरा है, पीला है, ये सब प्राथमिक रंग में आते हैं, जबकि भूरा कोई प्राथमिक रंग में नहीं आता है, तो इस सेकेंडरी रंग में आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 35 नंबर प्रश्न में, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध कैसा होता है? तो इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? असीम रूप से उच्च होता है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध असीम रूप से उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न में, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किस किस में होता है? गैस और द्रव में होता है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गैस में और द्रव में संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। केवल गैस और द्रव में संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं स्वयं स्थानांतरित होता है संवहन की प्रक्रिया में। जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। आग पर जो पतीली रखा जाता है उसमें जो पानी गर्म करते हैं हम लोग, वो जल संवहन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि यदि हम पानी को भर देते हैं और पानी जम जाने के बाद जो बर्फ है, बर्फ फैलती है, जमने के बाद क्या होती है? फैलती है, जिसके कारण बोतल टूट जाता है। तो पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा की अधिक होने के पर बोतल टूट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा गुण नहीं है? पादप, वाष्प तथा आर्गन। क्या कौन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण कौन नहीं है? इनमें से देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ये गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जो व्यतिकरण एवं विवर्तन दिखाती है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रूप होते हैं, तो ये सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये भी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूबों में पारद वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर पारद वाष्प एवं आर्गन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्लोरेंस ट्यूब में पारद वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रतिदीप्ति पदार्थ वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। ऐसे पदार्थ को प्रतिदीप्ति पदार्थ कहा जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? पारद वाष्प एवं आर्गन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि इसमें देखें 40 नंबर प्रश्न में, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। तो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक कौन होगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 40 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। तो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के हॉल्ट होगा। इसका फुल फॉर्म, इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का हॉल्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। सोमालिया की राजधानी कहाँ स्थित है? सोमालिया की राजधानी जब देखें तो सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है जो सोमालिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ और देशों की राजधानी देखें। यदि इसमें हम बुडापेस्ट देखें, किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट दोस्तों, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। ठीक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यदि आपसे बुखारेस्ट पूछ ले, बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। किन्शासा किसकी राजधानी है? तो कांगो गणराज्य की राजधानी है किन्शासा। कांगो की राजधानी क्या है? किन्शासा। तो हमसे पूछा है सोमालिया की राजधानी, तो मोगादिशु है सोमालिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 42 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत देखिए।
तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है? तो इसमें कोयला है जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कोयला ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं होता है। गैर पारंपरिक स्रोत वह स्रोत होता है जो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसे गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे हवा, सूर्य के प्रकाश तथा चक्रवात आदि हैं जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं। भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति तापीय ऊर्जा से होती है, यानी पारंपरिक स्रोत से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर प्रश्न में। 43 में दिया गया है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था। यह सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 44 में दिया गया है 44 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवक और युवतियों को जागरूक करना और उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न में चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कल्पना चावला 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से मत्स्य पालन है जो नीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। यदि कुछ और क्रांति के बारे में देखें तो इसमें दिया गया है आपको रेशम की क्रांति, उर्वरक क्रांति, भूरी क्रांति। यदि ये सब क्रांतियों को देखें तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न की चले। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम था जो कब आरंभ किया था? ये प्रश्न पूछा गया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2014 में आरंभ किया था, वो भी सितंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में परिचालित करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1986 में हुआ था। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो एनएच है WH है, इसका कब हुआ था? तो वर्ष 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। 27 अक्टूबर 1986 में वर्ष 1986 में हुआ था। 27 अक्टूबर 1986 को नौ वाहन एवं नौचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास एवं विनिमय करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न केवल विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसे केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है दोस्तों। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क को ही पलावी राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है, जो विश्व में एकमात्र है, वो मणिपुर में स्थित है। यह उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो मैं और भी बुकों से प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ। जैसे क्रॉन पब्लिकेशन का बुक था, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए थे, उसका भी जीके जीएस में अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ क्रॉन पब्लिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यूटेरिया के फर्स्ट बुक का भी मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। और रुक्मणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 का सेकंड बुक आया था, उसका भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 20 प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए थे दोस्तों। 20 प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। उसमें भी बेहतरीन जीके जीएस है और करंट अफेयर दिए हुए हैं। यदि आप लोग उस तरह से जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो
चैनल में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा आपको जीके जीएस उपलब्ध मिलेंगे। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 51 में दिया गया है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, तेंदुआ और चीतल के लिए। ठीक है, शिवपुरी नेशनल पार्क वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तेंदुआ, प्रमुख रूप से तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 52 भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप केमोरिन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, केप केमोरिन है मुख्य भूमि का। यदि हम देखें भारत की एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूं दोस्तों भारत का। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन पाया है, जगह नहीं है इस कारण से। मुख्य भूमि का देखें तो बन नहीं पा रहा है दोस्तों, छोड़िए। तो कौन सा होगा? मुख्य भूमि का नीचे का भाग का मैं बनाता हूं, ये हो गया नीचे का भाग का। यहाँ पर केप केमोरिन है, मुख्य भूमि ये हुआ। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो यह है केप केमोरिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि भारत के दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होता यदि दक्षिणतम बिंदु पूछता तो। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि मुख्य भूमि का कौन है? तो केप केमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट भारत के सुदूर यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति की घोषणा भारत के किस वित्त मंत्री ने घोषित किए थे? तो बीपी सिंह ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बीपी सिंह ने वर्ष 1985 से 86 के बजट के भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र किसने स्थापित किया था? तो विशिष्ट है रामानुज। हमने ऐसे याद किया दोस्तों, रामानुजाचार्य क्या हैं? तो विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रामानुजाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैत की स्थापना किए थे रामानुजाचार्य। 1017 से लेकर 1137 द्वारा की गई थी उनके द्वारा। उनके विचाराधार शंकराचार्य के अद्वैतवाद निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रतिक्रिया थी। तो शंकराचार्य कौन सा दर्शन शास्त्र चलाए थे? तो अद्वैतवादी थे शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। तो इसमें से यदि हम देखें तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि 55 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 55 में धौलावीरा हड़प्पा स्थल है और आधुनिक नाम है। ये आधुनिक नाम कहाँ पर बसे हुए हैं ये दिया हुआ है। यदि इसमें हम देखें धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो कच्छ के जिला में स्थित है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। बनवाली कहाँ है? बनवाली हिसार में स्थित है दोस्तों, हरियाणा के हिसार में। लोथल कहाँ है? तो लोथल आपको है जो गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। हम गुजरात के अहमदाबाद में। और कलिबंगन है हनुमानगढ़ में स्थित है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में कलिबंगन है। तो इस प्रकार यदि देखें तो मैचिंग क्या होगा? 3-2-4-1 3-2-4-1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, यदि इसमें देखें हम धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इसकी खोज 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था धौलावीरा की खोज। यह भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन का विशाल नगर है। धौलावीरा है भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत में खोजे गए। ठीक है, ऐसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो होता है, लेकिन आपको भारत में यदि पूछा जाए तो धौलावीरा होगा। बनवाली कहाँ? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्राचीन 56 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो अरिकमेंडू बंदरगाह जो कोरोमंडल तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्राचीन भारत में अरिकमेंडू कोरोमंडल तट पर अवस्थित बंदरगाह है। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो कहाँ पर? पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है।
पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है जो पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कोरोमंडल तट पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तट जो होता है ये कोरोमंडल तट होता है, ये वाला तट यहाँ से यहाँ तक। तो पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल तट, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम कावेरीपट्टनम बंदरगाह भी स्थित है। यह मुख्यतः व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित है। इन बंदरगाहों के द्वारा अन्य राज्यों को आवागमन आसान हुआ करता था। तो प्राचीन कोरोमंडल तट पर कौन है? अरिकमेंडू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 में है, ये विचार करने के लिए दिया गया है। तो विचार करें हम लोग। लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था। तो लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था। क्या यह कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है। लोधी वंश के शासकों ने भी सल्तनत को संगठित किया था, सही कथन है, ठीक है। और लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था, बिल्कुल सही है। और इससे पहले एक और कथन है कि लोधी वंश के शासक अफगानी थे, यह भी सही है। लोधियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, यह भी सही है। और लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य कुंभ में मिला लिया था, यह गलत है। तो हमसे पूछा कौन सही है? 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 58 नंबर प्रश्न की ओर। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? यदि हम देखें रामोसी विद्रोह तो किस भौगोलिक क्षेत्र में था? तो पश्चिमी घाट में था रामोसी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, पश्चिमी घाट में था। रामोसी विद्रोह कहा था? तो पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 59 में, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? नौजवान सभा क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, वर्ष 1926 में नौजवान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख क्रांति संगठन एवं संबंधित तथ्य है, ठीक है। कुछ क्रांतिकारी संगठन के नाम मैं बताता हूं दोस्तों जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत माता सोसाइटी वर्ष 1906 में आया था, पंजाब में अजीत सिंह एवं अंबा प्रसाद ने इसे जारी किया था। अनुशीलन समिति 1907 में आया था, कलकत्ता में शुरू हुआ था अनुशीलन समिति, वरिंद्र कुमार घोष ने इसे स्टार्ट किए थे, ठीक है। और मित्र मेला 1899 में आया था, इसके स्थल कहा था? पूना में, सावरकर बंधु ने इसे स्थापित किए थे। यदि गद्दर दल की स्थापना देखें, गद्दर पार्टी 1913 में स्थापित की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी गद्दर पार्टी की। और लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत को देखें तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी और विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में हुआ था, श्याम जी कृष्ण बर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किए थे वर्ष 1926 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 60 नंबर प्रश्न की ओर। 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था वो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। प्रशासनिक सुधार को विचार करने के लिए आया था साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। साइमन कमीशन आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। इसी समीक्षा के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। 1927 को किया गया था, कहाँ? लंदन में किया गया था। जबकि भारत आए थे कब? 1928 में आया था, ठीक है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की गठन की गई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थे। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या 7 थे और इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे और सातों के सातों अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका पुरजोर विरोध हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 में कहा गया है शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो शेरशाह सूरी द्वारा स्थित साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? यदि देखें तो शेरशाह सूरी ने जो साम्राज्य स्थापित किए थे उसमें से कश्मीर का क्षेत्र था जो शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कश्मीर शेरशाह के सूरी के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि हम देखें अगले प्रश्न के लिए दोस्तों 62 में दिया गया है किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किए थे कौन? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ स्थापित किए थे? तो पटना में स्थापित किए थे। सचिंद्रनाथ सन्याल ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अनुशीलन समिति की स्थापना
किसने किया था? यदि ये देखें तो बरिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में किए थे। 1907 में बरिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे कोलकाता में। लेकिन उसी की एक शाखा अनुशीलन समिति की जो पटना में स्थापित किए थे वो कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 62 नंबर प्रश्न की और 63 नंबर प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना यदि देखें तो वर्ष 1889 ईस्वी में, वर्ष 1889 ईस्वी में कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कब? 1889 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति में ने 1890 ईस्वी में इंडियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, ठीक है। और इस समिति का उद्देश्य ब्रिटेन में जनता के लिए भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसमें इसके लिए दादा नौरोजी और बिमेश चंद्र बनर्जी ने इंग्लैंड में रहकर भारत के संदर्भ में हितकारी कानून का निर्माण करवाए थे। और इसकी अध्यक्षता विलियम बेडरमन ने किए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? विलियम बेडरमन थे, पहले अध्यक्ष के रूप में बने थे। विलियम बेडरमन पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तब 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग दीवान कोही का संबंध किससे है? तो दीवान कोही का संबंध किससे है दोस्तों? तो दीवान कोही है जो आपको कृषि विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कृषि से संबंधित है दीवान कोही। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रमुख विभाग था दीवान कोही जो कृषि से संबंधित था। यदि इसमें और हम देखें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दीवान अर्ज पूछा जाता है। दीवान अर्ज जो था किसने चलाया था? तो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था दीवान अर्ज। बलबन ने दीवान अर्ज चलाया था और यह एक सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग था दीवान अर्ज जो बलबन के द्वारा जारी किया गया था। कृषि विभाग था दीवान कोही जो किसने जारी किया था? तो फिरोज दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था दीवान कोही। यह एक कृषि विभाग था। और यदि इसमें देखें हम पेंशन विभाग, तो दीवान इस्तिहाक है जो एक पेंशन विभाग है दोस्तों। पेंशन विभाग कौन था? दीवान इस्तिहाक है जो एक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दास विभाग का क्या नाम था? दीवान बंदगान एक दास विभाग था। इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 65 में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, वो कौन मुगल शासक थे? तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब थे जो संस्कृत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जबकि स्वयं औरंगजेब बीना का कुशल वादक था। संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि का प्रतिबंधित कर दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के समय में ही लिखी गई थी। उसने प्रतिबंध लगाया था परंतु सबसे अधिक पुस्तक उसी के समय शासनकाल में रचित किया गया था पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में ही। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है दोस्तों। औरंगजेब के सेनापति जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत और नृत्य को प्रतिबंध कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। 66 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 67 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रेयानी बरनावी बनी है। रेयानी बरनावी। ऑप्शन नंबर रेयानी बरनावी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब अंतरिक्ष यात्री बनी है। 1988 में सऊदी अरब के जिहाद में जन्मी बरनावी एक बायोमेडिकल शोधकर्ता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर प्रश्न में। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो नरगिस मोहम्मदी हैं, इन नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष। तो वो किस देश से संबंधित है? तो नरगिस मोहम्मदी हैं जो ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उनको किस लिए दिया गया है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध के लिए उन्हें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारी मंत्रालय बनाया है? अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है किसकी विजन को साकार करने के लिए? तो सहकार से समृद्धि की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पैरा कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्राची यादव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्राची यादव ने जीती है पैरा ओलंपिक गेम्स 2023 में। प्राची यादव हांगझोउ में लगातार दूसरे दिन देश के पदक दौड़ में
नेतृत्व करते हुए एशियाई पैरा खेलों में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है प्राची यादव। 71 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? तो किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? तो वो कौन सा देश है जो अंतिम स्थान पर है? यदि ये देखें दोस्तों, तो अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता में अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। 161वें स्थान पर है, 180 में से 161वें स्थान पर कौन है? भारत है। 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 161 है प्रेस में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां 180 देशों में। और सबसे अंतिम स्थान पर 180वां देश कौन है? तो उत्तर कोरिया है। अब भारत का 122वां स्थान कौन था? 150 था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न की ओर। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? एआई 2023 सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था एआई के तौर पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न की ओर। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? आयुर्वेद विज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत किस विभाग ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न में। महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तुलसीदास जो थे वह फुटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तुलसीदास बलराम फुटबॉल से संबंधित थे। वो 7 सत्रों में भारत के लिए 14 सहित 131 गोल किए हैं। और 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, उन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तुलसीदास बलराम को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? बुक ऑफ लाइफ का ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री है, इसके लेखक है विवेक रंजन अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विवेक रंजन अग्निहोत्री है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों के जहाँ भी ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।